नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। ड्रोन का मामला सीमाओं पर अब थमता नजर नहीं आ रहा है और अब तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी भारतीय हाई कमीशन में ड्रोन देखा गया है। भारत ने इस मामले को सख्ती से उठाते हुए पाकिस्तान को भी घेरा है और भारत ने इसे सुरक्षा में सेंध भी करार दिया है। इससे पहले आज सुबह जम्मू के अरनिया सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक ड्रोन देखा गया था। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास के अंदर रविवार रात को ड्रोन देखा गया था। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पाकिस्तान सरकार से कड़ी आपत्ति जताई है। सूत्रों का कहना है कि विदेश मंत्रालय आज शाम 5 बजे इस मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बयान भी जारी कर सकता है। जम्मू एयरबेस पर रविवार को ही ड्रोन के जरिए धमाके की खबर सामने आई थी। बीते कुछ दिनों से हथियारों को लाने और ले जाने के साथ ही हमले के लिए आतंकी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एयरबेस पर हुए हमले के अगले दिन आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन पर भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी। हालांकि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए थे। उस समय जैसे ही जवानों ने देखा कि उनके पास ड्रोन है तो जवानों ने फायरिंग की और ड्रोन को क्षतिग्रस्त भी कर दिया था, जिसका मलबा भी बरामद किया गया है। फिलहाल अब तक बता दें आपको, रविवार से अब तक 9 ड्रोन की घटनाएं अभी तक सामने आ चुकी है, जिसमें अलग अलग तरीके से ड्रोन देखा गया है। कभी एक ही जगह पे 3 बार ड्रोन देखे गए हैं। चलिए तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पीके सहगल जी बतौर डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। बहुत स्वागत है पीके सहगल जी आपका एनबी न्यूज पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, देखिए आखिर इसको किस तरीके से लिया जाए। अभी तक सीमाओं के अंदर और सीमा पार पर ही ये चीजें देखने को मिल रही थी, लेकिन अब तो पाकिस्तान की राजधानी में भारतीय दूतावास के पास उसके अंदर देखा गया है ड्रोन। देखो, ये बड़ा सीरियस मामला है। हिंदुस्तान ने इसके बारे में जिक्र भी किया है। जनरल असेंबली ने कहा कि पाकिस्तान जो भी है लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर ड्रोन के माध्यम से कर रहा है और ये एक किस्म से टेरर के साथ जोड़ रहा है। जहाँ तक हिंदुस्तान की एम्बेसी के ऊपर या हमारे दूतावास के ऊपर देखा गया ड्रोन, ये तो जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर भी पाकिस्तान को पूरे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में एक्सपोज करेगा। पाकिस्तान फर्दर आइसोलेट होगा, लेकिन साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो नीयत है वो सही नहीं है। जब से जम्मू एयरबेस के ऊपर हमला हुआ है, कम से कम 12 बारी ड्रोन आ चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर और एक बारी जो है हमारी एम्बेसी के ऊपर। अभी तक हम ये कयास लगा रहे थे कि जो जम्मू एयरबेस पे हमला हुआ और तमाम जो मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन देखे गए हैं, जो भी एक्टिविटीज हुई हैं, उसको लेकर हम कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि पाक का इसमें हाथ हो सकता है। लेकिन क्या अब ये चीज और साफ हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर ही उसकी राजधानी में जब भारतीय दूतावास के अंदर जब इस तरीके की गतिविधियां होती है तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि वहां जो दूतावास में लोग रह रहे हैं उनकी जो सेंध है उसको लेने के लिए, तमाम चीजों को परखने के लिए वहां पर ये ड्रोन गया था। किसी को कोई शक नहीं। उस समय कोई उस दिन रात को भारतीय दूतावास में कुछ मीटिंग हो रही थी, तो ये ड्रोन के माध्यम से एक किस्म से एस्पेनाज स्पाइंग कर रहे थे, देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है, किस माफी की ड्रोन कम्युनिकेशन भी पिकअप कर सकते हैं, फोटोग्राफिक एविडेंस भी पिकअप कर सकते हैं। ये साफ तौर पे अभी दर्शाता है कि कोई शक नहीं कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है और पाकिस्तान के साथ साथ लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद भी इन्वॉल्व है और इसको हर प्रकार से सपोर्ट और अबेट कर रहे हैं पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की हुकूमत। अभी किसी प्रकार का कोई शक ही नहीं रहा कि पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। पहले हमको कुछ हद तक शक था कि शायद पाकिस्तान इन्वॉल्व है या नहीं है, ये क्योंकि कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला था पाकिस्तान के बारे में। लेकिन अब ये सब चीजें सहगल साहब बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि इसमें पाकिस्तान ही पूरे अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आखिर अब कैसे इसका जवाब देना होगा, क्योंकि इसका जवाब देना तो बहुत जरूरी हो जाता है। जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, बहुत ही बेहतर जवाब दिया। अब इसका क्या जवाब हो सकता है? हमारे पास ऐसी क्या टेक्निक है जो हम इन ड्रोन के जो मसले हो रहे हैं, गतिविधियां हो रही है, इनका सामना हम कर सकते हैं और किस तरीके से जवाब इनको दे सकते हैं? देखो, जवाब तो बड़ा सिंपल है, लेकिन ये डिसीजन जो है पॉलिटिकल डिसीजन होगी कि हमने जवाब किस प्रकार से देना है। जवाब एयरफोर्स के माध्यम से हो सकता है, जवाब नेवी के माध्यम से हो सकता है, जवाब आर्मी के माध्यम से हो सकता है, काउंटर ड्रोन स्ट्राइक हो सकती है, काउंटर एयर स्ट्राइक हो सकती है, काउंटर मिसाइल स्ट्राइक हो सकती है, या हैमर के माध्यम से जो सस्पेक्टेड प्लेसेज है जहाँ पे ये ड्रोन लॉन्च हो रहे हैं उनके खिलाफ हो सकता है, या जो आतंकवादी हेडक्वार्टर है जैसे कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है और जैसे या लश्कर तैयबा उनके खिलाफ हो सकता है। ये डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी, लेकिन यकीनन मैं आपको दावे से बताना चाहता हूँ कि ये सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जीरो टॉलरेंस हमारी
किसी प्रकार के टेररिज्म पे, और ये भी एक किस्म से टेररिज्म ही है। बड़ी बिल्कुल। खुशकिस्मती कि जम्मू के ऊपर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर नुकसान हो गया होता बड़े पैमाने पर तो अभी तक शायद जवाबी कार्रवाई हो गई होती। लेकिन हिंदुस्तान बड़े सोच समझ कर जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन जब भी करेगा बड़ा क्लियर मैसेज होगा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। बिल्कुल। इसमें किसी और को कोई सहगल साहब, ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है हमारे भारत के लिए कि हमारी ही सीमाओं के अंदर घुसकर उन्होंने इस तरीके से जम्मू एयरबेस पर हमला किया, और उसके बाद जब दूतावास पर इस तरीके से ड्रोन देखा गया है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चेतावनी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वो ये दिखा देना चाहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। एक किस्म से पाकिस्तान दर्शाना चाहता है कि वो समुचित वॉर के लिए हर प्रकार से तैयार है, हाइब्रिड वॉर के लिए हर प्रकार से तैयार है। पाकिस्तान के पास अपने ड्रोन को बनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर चाइना और टर्की ड्रोन पास आजकल दुनिया के बहुत बड़े, और चाइना और पाकिस्तान, टर्की दोनों ही पाकिस्तान को ड्रोन दे रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं आतंक, वो भी टर्की से ड्रोन खरीद रहे हैं। छोटे ड्रोन जो आसानी से, उनका वेट 20 से 25 किलो है, उनको आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। लो फ्लाइंग करते हैं और 5 से 10 केजी का लोड ले जा सकते हैं। वो लोड कुछ भी हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, या आपका बॉम्ब हो सकता है, या असला हो सकता है, या वेपन हो सकता है। पहले वो ड्रग्स बेचते रहे, वेपन बेचते रहे, असला बेचते रहे। इस बार उन्होंने RDX या कुछ और हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया। उनका मकसद था कि जम्मू एयरबेस में जो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं उनको बर्बाद कर दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली फॉर देम उन्होंने गलत टेक्निकल शेड के ऊपर हमला किया, नहीं तो हेलीकॉप्टर बर्बाद हो गए। दूसरा जो VIP एयरक्राफ्ट था वहाँ, जिसमें राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ ने आगे ले में जाना था, वो डिस्पोजल लेना था, उसको बर्बाद करना। कुछ किस्मत थी कि उससे भी अटैक थोड़ा दूर हुआ और गलत शेड के ऊपर अटैक हुआ। तो जो पाकिस्तान नुकसान देना चाहता था नुकसान तो नहीं दे पाया, लेकिन हमारे 2 एयरमैन घायल हुए, और हम किसी भी हालत में पीस टाइम में इस माफी के अटैक को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये तो खुशकिस्मती थी, बड़ा अटैक, बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता तो वास्तव में इट वाज अ टैंटामाउंटिंग ऑन एक्ट ऑफ वॉर। ये बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है पाकिस्तान के तरफ से, बहुत जबरदस्त प्रोवोकेशन है, और हिंदुस्तान को इस एक्सप्लेनेशन का, प्रोवोकेशन का सही जवाब देना होगा। अगर हमने शीघ्र और सही जवाब नहीं दिया जो प्रिमिटिव ना हो, काफी से ज्यादा, तो पाकिस्तान विल बी एनकरेज टू रिपीट सच अटैक्स एल्सवेयर आल्सो। बिल्कुल। बहुत हमारी और efforts हैं, सहगल आपने साहब, जिस तरीके से देखिए ये तमाम चीजें हुई है, पाकिस्तान हमेशा अपनी नापाक हरकत करता है, और हमेशा ही उसकी ये जो हरकतें होती है वो कामयाब नहीं हो पाता वो अपनी हरकतों में, उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आता। अब आप देखिए कि रविवार से अभी तक मात्र कुछ ही दिनों में पूरी 9 घटनाएं हो चुकी हैं, ये ड्रोन ही देखने की। आप यही देख लीजिए कि कितनी बार ड्रोन देखा गया है। यानी कि पाकिस्तान जो है वो घबरा नहीं रहा है, उसे पता है उसका हश्र क्या होगा, उसके बावजूद भी वो इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। देखो, पाकिस्तान इसलिए नहीं घबरा रहा क्योंकि जब से आप देखो नाइट 26-27 जून को जब पहली बार ड्रोन आया, अभी तक हिंदुस्तान की तरफ से कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए, कुछ बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान ने नहीं की, क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है कि कोई गलती ना हो। हम यकीन करना चाहते हैं कि इसमें पाकिस्तान की सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। अभी खबरें आ रही है कि इमरान खान और बाजवा 3 बारी 1 महीने में ISI हेडक्वार्टर में गए। तो टॉप सीक्रेट प्लान था, जिसमें हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग लेवल पाकिस्तान की सरकार का इन्वॉल्व था, और क्योंकि टॉप सीक्रेट प्लान था, इसमें कोई इंटरसेप्ट भी नहीं मिले, ना हमको मिले, ना अमेरिका को मिले, ना हमारे जो फ्रेंडली नेशन है उनसे कोई इंटरसेप्ट मिला है। तो जब तक कुछ ठोस इंटरसेप्ट नहीं मिलता, जिससे हम यकीनन कह सकते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हम बड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहते। लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मोदी सरकार जो है ये चुप रहने वाली नहीं है। इन्होंने साफ तौर पर एक मैसेज दिया हुआ है पाकिस्तान को कि वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी टेररिज्म ऑफ एनी सॉर्ट एट ऑल। और ये टेररिज्म का एक्सटेंशन है, टेररिज्म का नमूना है, और ये बार बार पाकिस्तान कर रहा है। मैं आपको दावे से बता सकता हूँ कि अगले कुछ दिनों में ही हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई निश्चित रूप में होगी। बिल्कुल, और ये होनी भी चाहिए सहगल साहब। तमाम देशवासी भी यही उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि जल्द कोई कार्रवाई हो और दोबारा इस तरीके की चीजें ना देखने को मिले, क्योंकि अगर हमने अपने दुश्मन को ही इतनी आसान हल्के से ले लिया तो फिर दुश्मन तो अपने मंसूबों में कामयाब हो ही जाएगा। हमें उस पर जवाबी कार्रवाई करनी जरूरी भी है। और अभी हम ये भी देख सकते हैं सर कि अभी पाकिस्तान जो है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जो ड्रोन की ये हरकतें हैं, हमने हाल ही में देखा था कि चीन से बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन खरीदे गए थे, यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चीन की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। चीन की 100% इन्वॉल्वमेंट है। चीन गलवान में हमसे पिटा, और वो साफ तौर पर जानता है पिटाई के बाद में कि चीन के जो सोल्जर्स हैं वो फिजिकली
मेंटली इंटेलेक्चुअली हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, ना वो टेरेन को जानते हैं, एनवायरनमेंट को जानते हैं। तो पाकिस्तान के साथ हाथ जोड़कर, एक हाथ मिलाकर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, बोथ मटीरियल लॉसेज एंड ह्यूमन लॉसेज। और ये जो ड्रोन की कार्रवाई है, इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान और के साथ में टर्की और चाइना दोनों इन्वॉल्व है। लेकिन हमको इसका सबूत नहीं मिला। सबूत मिलने के बावजूद भी हमको तो पनिश उससे करना है जिसके माध्यम से ये परपेट्रेट हो रहा है। और मैं यकीनन दोबारा कह सकता हूँ, अगर हमने जबरदस्त कार्रवाई नहीं की पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये गतिविधियां जो हर दिन बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल, और हर दिन बढ़ती जाएगी, इनको रोकना बेहद ही जरूरी है। बहुत शुक्रिया सहगल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार मिल रही धमकियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने राकेश टिकैत को 2 और गनर दे दिए हैं। अब उनकी सुरक्षा में 3 गनर तैनात रहेंगे। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के बड़े चेहरों में से एक हैं और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पिछले 7 महीने से नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वो किसानों के साथ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 26 जनवरी की हिंसा के बाद जब पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने की कोशिश की तो राकेश टिकैत ने आंसुओं ने आंदोलन को दोबारा खड़ा कर दिया था। तब से राकेश टिकैत किसान आंदोलन के पोस्टर बॉय बन गए हैं। जगह जगह उनकी सभाएं होती हैं और इसी बीच राकेश टिकैत को कॉल और व्हाट्सएप के जरिए धमकियां भी मिलने लगी हैं और इसका सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। राकेश टिकैत को अप्रैल और मई में गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी और इस मामले में कौशाम्बी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। इससे पहले राकेश टिकैत को दिसंबर में फोन पर धमकी मिली थी और इस मामले में पुलिस ने बिहार के भागलपुर से एक युवक मानव मिश्रा को गिरफ्तार भी किया था और उसके बाद अप्रैल में फिरोजाबाद के एक युवक को राकेश टिकैत को धमकी देने के आरोप में पकड़ा गया था। हाल ही के दिनों में राकेश टिकैत को धमकी मिलने का सिलसिला बढ़ गया है और इन धमकियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार अब राकेश टिकैत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहती है और यही कारण है कि शासन के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन से राकेश टिकैत को 2 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करा दिए गए हैं और अब राकेश टिकैत की सुरक्षा में 3 गनर तैनात रहेंगे। यार रहती तो है, सिक्योरिटी की लगा तो रखी उन्होंने। हाँ वे हमने बहुत कंप्लेंट यहाँ पे की। बहुत लोगों के फोन आते हैं कि वो डिस्टर्ब करते हैं, न्यूसेंस करते हैं। बहुत लोग मारने की उसकी धमकियां देते हैं। तो इस तरह के जो लोग आते हैं तो बहुत लोग की हम कंप्लेंट करते हैं। 1-2 लोग इन्होंने पकड़ा अभी, लेकिन उसको बेल मिल जाती है। सुधार दिख नहीं रहा। बिजली भी कम आवे, वोल्टेज कम देते हैं, ये सोच रहे कि यहाँ से भाग जाएं। हाँ, सुधार नहीं है कुछ भी इनमें। ना कोई सुधार नहीं। बिजली कम वोल्टेज देते हैं और गर्मी यहाँ पे है। बिजली रहे तो कुछ ठीक रहेगा। ये कटौती करते हैं बिजली में। तो 7 जुलाई से चले आ रही किसान आंदोलन में राकेश टिकैत एक बड़े नेता के रूप में उभरी हैं और उनको लगातार धमकियां मिल रही थी, गाली गलौज उनके साथ की जा रही थी, जान से मारने तक की धमकियां उनको मिल रही थी और इसी के मद्देनजर अब जो प्रशासन है, सरकार है, वो उनसे कोई समझौता उनकी सुरक्षा के साथ नहीं करना चाहती और इसी के मद्देनजर यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। चलिए, इसी पर हमारे साथ शिवराज सिंह किसान नेता जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। शिवराज जी, किसान नेता राकेश टिकैत को सुरक्षा दे दी गई है और अब उनकी सुरक्षा को जिस तरीके से बढ़ाया गया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? स्वराज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, बताइए स्वराज जी। राकेश टिकैत जो हैं किसान नेता, उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, क्या कहेंगे आप? स्वराज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, बोलो, बताओ। सर, राकेश टिकैत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? नहीं, सुरक्षा तो बढ़ानी चाहिए, सभी किसान नेताओं की बढ़ानी चाहिए, क्योंकि भाजपा वाले आजकल अटैक कर रहे हैं किसान नेताओं पे, किसानों पे। तो सुरक्षा की गारंटी तो सरकार की है, सुरक्षा बढ़ानी चाहिए सरकार को।
और जितने भी 250-300 संगठन है सभी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को देनी चाहिए नरेश टिकैत जी को क्या। और ये भाजपा वाले सत्ता वाले ये लिए दौड़ रहे हैं गनर, इनको क्या खतरा है? ये हर कोई आदमी गनर लिए घूम रहा है, क्या खतरा है या नहीं है? हाँ जी जी, आपने कहा कि सभी की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए शिवराज जी, लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर फिलहाल क्या स्थिति है? राकेश टिकैत ने ये भी आरोप लगाए हैं कि सरकार लगातार कटौती भी करती जा रही है और जो सुरक्षा है उसके मद्देनजर तो चलिए ठीक है दे दी सिक्योरिटी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आंदोलन चल रहा है उसमें सरकार बिजली और पानी की कटौती करती नजर आ रही है। नहीं, सरकार तो हर तरीका से अपने एजेंडे अपना रही है। सरकार तो आंदोलन को बदनाम करने का भी काम कर रही है। कभी बिजली काट देती है, कभी पानी काट देती है, कभी अपने कार्यकर्ताओं से भेज करके झगड़ा करवा देती है, कभी संगठन को अलग अलग नामों ठीक है शिवराज जी, मैं आऊंगी आपके पास एक बार फिर से, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। राकेश टिकैत की जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ शिवराज सिंह जी जुड़े हुए हैं किसान नेता के तौर पर, और इसी के साथ प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में जुड़ चुके हैं। भटनागर साहब, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि सुरक्षा जो है वो सभी किसानों की बढ़ानी चाहिए। देखिए, मैं इस विषय में डालूं तो राकेश टिकैत जी नेता हैं किसानों के और उभर के स्टार बन गए हैं। एक फिल्म अक्षय कुमार की तरह 5 स्टार हो गए हैं, तो उन्हें सुरक्षा की बड़ी जरूरत थी, क्योंकि अभी बहुत बड़ा इन्होंने एक चैनल पे किया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो अपने कुछ कार्यकर्ताओं का स्वागत करने के लिए रुके हुए थे और झूठा एलिगेशन लगा कि वो मंच पे चढ़ना चाहते थे और इधर भागे थे। उन बेचारों को इतना मारा कि कम से कम 16 लेडीजों के पैर में फ्रैक्चर है, जो गुंडागर्दी दिखाई उन्होंने। और उस चीज को लेकर देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी सहज और सरल है। हम राकेश टिकैत जी की शुभकामनाएं चाहते हैं, इसलिए 2 गनर यूपी पुलिस ने उन्होंने दिए, पहले भी थे उनके पास। तो ठीक है, किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके बयान पर उनसे जवाब ले लेते हैं। शिवराज जी, प्रदीप भटनागर जी कह रहे हैं कि आपने गुंडागर्दी दिखाई और जो बीजेपी नेता के साथ आपने दुर्व्यवहार किया वो काफी निंदनीय था, ये कहना है भटनागर साहब का। शोभा नहीं देता है, जांच का विषय है। जो भी भाजपा के पदाधिकारी किसान मंच के पास गए, शायद वो गाजर का हलवा खाने तो गए नहीं होंगे, वो उकसाने के लिए गए थे और उकसा भी रहे थे, वोटिंगबाजी कर रहे थे। और दुनिया भर के जहां हमारे 500 किसान नेता शहीद हो गए हों वहाँ ढोल नगाड़े बजा रहे थे। तो झगड़ा तो भाजपा वालों ने किया है, किसान तो गए नहीं भाजपा वालों के पास। भाजपा वाले आए, पहले भी 1-2 बार प्रस्ताव कर चुके हैं। और सुरक्षा की बात ऐसी है कि सुरक्षा विधायकों को मिली हुई है बिना अर्थ के। उन्हें विधायकों को क्या खतरा है, सांसदों को क्या खतरा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को क्या खतरा है, कौन दुश्मन है उनका? ये जबरदस्ती की सुरक्षा लिए हुए हैं और इनको तो कई बार धमकी मिल चुकी है। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को फोन के द्वारा इनको तो धमकी भी मिली गई है। शिवराज जी, देखिए सुरक्षा जो है वो तो विधायकों की, मंत्रियों की और प्रधानमंत्री की जरूरी होती है, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ठीक है आपके नेता को भी सुरक्षा मिली है, बहुत अच्छी बात है। उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ था उन्हें सुरक्षा मिलनी भी चाहिए थी। भटनागर साहब, आपके पास आना चाहूंगी सर। अब फिलहाल जो वार्ता का दौर बंद है किसान आंदोलन पर, उसके बारे में अगर चर्चा करें तो कब शुरू होगा सर? किसान कब वापस घर जा पाएंगे? शिवराज जी को लज्जा नहीं आती, बहुत वरिष्ठ है, शर्म नहीं आती टीवी में बैठकर झूठ बोलते हुए कि वहाँ ढोल नगाड़े बजते थे। मंच से कम से कम 2 रोड छोड़ के कोने में खड़े थे काफी आदमी। अगर एक फुटेज हो ना इनके पास, क्योंकि एक भी कार्यकर्ता गया हो, मैं भारतीय जनता पार्टी से आज इस्तीफा दे दूंगा और वहीं बैठूंगा धरने पे पार्टी के खिलाफ। अगर एक फुटेज दिखाते, और नहीं तो मैं फुटेज दिखाता हूँ 10 कि किस कोने में खड़े थे। मंच से कम से कम 400 मीटर दूर खड़े हुए थे। फिर 2 सड़क कूद के तलवार फरसा भाले लाठी लेके आए, 40 गाड़ी तोड़ दी। अगर एक कार्यकर्ता के हमारे हाथ में डंडा भी दिखा दे तो आज जो दूध का दूध पानी का पानी करना है तो ये दिखा दे। मैं फोटो दिखाता हूँ, 10 दिखाता हूँ मैं। और जिन शहीदों की बात कर रहे हैं ना, उसका कारण भी ये है जो बैठे आज जो मंच पे बोल रहे हैं।
और राकेश टिकैत जी की अगर वाणी सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, कोई भी सभ्य नेता या सभ्य किसान जो होते हैं वो इतना गंदा और अपशब्द नहीं बोला करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो जनता ने चुन के भेजी है, ना कि राकेश टिकैत जी ने या किसान नेताओं ने चुन के भेजी है। तो थोड़ा सा मेरा निवेदन यही है सर भटनागर साहब, भारतीय जनता पार्टी अगर चुनकर भेजी है तो जनता ने भेजी है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उसी जनता में ये किसान भी तो आते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, किसानों का वोट भी मिला है, ऐसे कैसे कहते, जनता है, सबने दिया है, किसानों ने भी दिया है, हमारे भाइयों ने भी सबने दिया है। मगर देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले ही सरकार कर चुकी है। अगर किसानों ने दिया है उसके बाद भी आप इस तरीके का आरोप उन पर लगा रहे हैं सर। शिवराज जी आपके पास आना चाहूंगी, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं सर आप पर। कारण ये है कि पिछली सरकारों ने किसानों का भला कोई बढ़िया नहीं किया था। प्रधानमंत्री जी ने किसानों को वादे बहुत बड़े बड़े कर दिए थे, किसान कर्ज मुक्त होगा, किसान की 6,000 पेंशन मिलेगी 50 साल से ऊपर, डीजल पेट्रोल सस्ता मिलेगा, महंगाई से बिजली सस्ती मिलेगी। किसानों ने समझा भाई ये सरकार जब पिछले कुछ नहीं कर पाई तो ये करेगी, लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया कि 7 महीने इनकी सरकार में किसान को बैठना पड़ गया और 500 से ज्यादा अपने साथी खोने पड़ गए। तो हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने वोट करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया इनके साथ। भटनागर साहब, तमाम दावे आपने किए थे कि किसानों को उनकी पूरी जो फसल है उसका हक मिलेगा और बहुत से दावे किए थे सर किसानों को लेकर, और इसी वोटों के आधार, इन दावों के आधार पर किसानों ने आपको वोट दिया जिस तरीके से कह रहे हैं शिवराज जी। उसके बाद इस तरीके से 7 महीने से लंबा समय हो गया है, अगर किसान धरने पर बैठे हैं तो कोई ना कोई तो कारण होगा सर। बिना बात के तो धरने पर कोई बैठेगा नहीं इतने लंबे समय से। आपको भी सोचना चाहिए वार्ता कब शुरू होगी। मैंने पहले भी आपसे यही सवाल किया था। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा 30 सेकंड चाहूंगा। देखिए मैं आपको बताऊंगा, किसान असली धरना अगर देते हो ना तो ये बोल भी दें। अब वहाँ केवल चल रही है राजनीति, और राकेश टिकैत जी राजनीति के तहत जितने भी स्टेप ले रहे हैं विभिन्न पार्टियों खुश करने के लिए ले रहे हैं। अगर आप एमएसपी की बात करें, हर चीज की बात करें, सरकार ने हर चीज ओपन कर दी है और हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने कह दिया है कि आप हर विषय में बात करें मगर आप ये कानून को खत्म करने की ना बात करें। मगर ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए बिल्कुल एक ही चीज पे अड़े थे। ये और विषयों में क्यों नहीं बात करते? जितने विषयों में बात हुई, 12 बार की वार्ता हुई, वो सक्सेसफुल क्यों रही, ये क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि चुनाव देखा जा रहा है। स्वराज सिंह जी भी जहाँ से आते हैं, इनका भी बड़ा सपना है किसी पार्टी चुनाव लड़के एमएलए बने, सांसद बने। ये जितने नेता बैठे ये सब के सब सांसद लड़की भी चाहे हैं और लड़ना भी और विधायक बनना भी चाहते हैं। ठीक है, इन्हीं से जान लेते हैं शिवराज जी, क्या वाकई सिर्फ राजनीति हो रही है? जिस तरीके का बात कही है भटनागर साहब ने कि आप भी जहां से आते हैं आप मात्र वहां के विधायक या मंत्री बनना चाहते हैं। सपने देखने तो कोई बुरी बात नहीं है, सपने तो ये भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, लेकिन मैंने तो अपने विषय में बता रहा हूँ, आज तक एक मेंबरी का भी चुनाव नहीं लड़ा। सपने रात में देखो, दिन में देखो, दिवार सपने देखो, ये कोई बुराई नहीं है सपना देखना। सपना मैं भी देख सकता हूँ, ये भी देख सकते हैं, और सपनों पर जाना नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आरोप लगाऊं देश के प्रधानमंत्री पे कि प्रधानमंत्री एक पार्टी का है या देश का है? प्रधानमंत्री की सीट पे, एक संवैधानिक सीट पर बैठ के वो एक पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। तो मुझे तो प्रधानमंत्री लगते हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री है। जबकि प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा, चाहे कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी से ब्लेम करता है, या किसान है या किसान संगठन है, प्रधानमंत्री तो सबका होता है। लेकिन भाजपा वाले भी ये मान रहे हैं प्रधानमंत्री हमारा है, भाजपा वाले भी ये मान रहे हैं सरकार हमारी है, जबकि सरकार सभी की होती है, सभी के लिए काम करती है और पक्षपात होना भी नहीं चाहिए। लेकिन भटनागर साहब और शिवराज जी, देखिए जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, बात किसान आंदोलन की है, किसानों की है, आखिर कब ये आंदोलन खत्म होगा? मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इस तरीके का वार पलटवार अगर होगा तो मात्र यही निकलकर सामने आता है कि मात्र रसूख का सवाल बन गया है, ना तो किसान पीछे हटेंगे और ना बीजेपी पीछे हटेगी। सरकार को क्या है कि ये लोग आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। जिस दिन असली किसान वार्ता के लिए बैठ जाए, इन्हें हटा के सब चीजों में विराम हो जाएगा और हर चीज का रास्ता है। ऐसा नहीं है कि रोड जाम करके बैठना और किसान को आग लगा देना पेट्रोल डाल के, ये दिखाने के लिए कि सर दाह संस्कार कर लिया आंदोलन के विषय में।
मगर इस चीज का रास्ता, जब असली किसान जिस दिन वार्ता जनता और जो किसान है जिस दिन वार्ता करेगी सरकार से, उस दिन रास्ता निकल आएगा। जब तक ये नेतागर्दी किसान आंदोलन चल रही है, ये रास्ता ना तो निकलने देंगे और ये रास्ता होगा। इन्हें मतलब नहीं है दिल्ली की जनता से परेशान है, इन्हें मतलब नहीं उत्तर प्रदेश की जनता से। आप आंदोलन करना है, आंदोलन का स्थान दिया गया, आपने वहां क्यों नहीं बैठे? अभी आपने पहली बात तो भटनागर साहब की जो आपने जलाने वाली बात कही है किसान को, वो अभी जांच का विषय है, उसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जांच का विषय है। लेकिन बाकी बातें जो है उस पर अगर मैं बात करूं तो सर देखिए, वार्ता का दौर एक बार फिर से शुरू होना चाहिए और तमाम जो चीजें हैं उसको सुलझाना चाहिए और जल्द से जल्द किसान आंदोलन को खत्म करना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। अब रुख अगली खबर की ओर कर लेते हैं। उत्तर भारत को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों में लोगों को लू के कहर का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर राजस्थान और उत्तर प्रदेश और इसी के साथ नॉर्थ वेस्ट एमपी में अगले 2 दिनों में गर्म हवाएं यानी लू चलने के आसार हैं। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में 7 जुलाई तक मानसून की बारिश होने की संभावनाएं नहीं है और उसके बाद क्षेत्र में इस महीने के मध्य तक सामान्य से कम बारिश होगी। इससे पहले भी आपको बता दें कि 2012 में मानसून दिल्ली में इतनी देर से पहुंचा था। दरअसल दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है और मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री से 4.5 डिग्री ऊपर पहुंचने पर हीट वेव की स्थिति घोषित कर दी गई है। यही कारण है कि विभाग ने उत्तर भारत वाले राज्यों में अगले 2 दिनों तक लू के जारी रहने की संभावनाएं जताई है। इधर राजस्थान में लू के थपेड़ों ने लोगों को जीना उनका मुहाल कर दिया है और काफी परेशान लोग हो रहे हैं। जहां 17 जिलों में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है, वहीं चूरू में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। वहीं भीषण गर्मी के कारण कई राज्यों में बिजली की मांग भी बढ़ गई है। देश में बिजली की मांग रिकॉर्ड 4,303 मेगा यूनिट तक पहुंच गई है। दिल्ली में गुरुवार को बिजली की सर्वाधिक मांग 7,000 मेगावाट के पार कर गई थी, जो इस मौसम का अब तक का सबसे उच्च स्तर है। दिल्ली में बीजेपी की बिजली की मांग पिछले साल के रिकॉर्ड 6,314 मेगावाट को पार कर चुकी है। फिलहाल के लिए 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।